की शुरुआत आज की अहम खबर से करेंगे। सोनिया गांधी की पेशी के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है। कांग्रेस लीडर ने कई सारे लीडरों ने पार्लियामेंट से विजय चौक तक मार्च किया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से आज भी ईडी की पूछताछ हो रही है, यानी ये तीसरे दौर की पूछताछ मानी जा रही है। कांग्रेस लीडरों ने मरकज पर ईडी का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। कांग्रेस के कुछ लीडरों को हिरासत में भी लिया गया है। न सिर्फ सड़क से लेकर संसद तक ये तमाम लीडर एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुबह मीटिंग भी बुलाई थी ताकि मरकज की जो जांच एजेंसियां हैं उनका गलत इस्तेमाल करने वाली मरकजी हुकूमत के खिलाफ एक साथ मिलकर बातचीत कर सके। इसमें दीगर पार्टियों को भी मदऊ करने की सिफारिश की गई थी। न्योता उन्हें भेजा गया था। Actually, this is police raj is happening here. There is no discussion is allowing in the parliament. Those who are raising issues of price rise are being suspending. 24 MPs are suspended. What is the reason? Raising price rise issue in the parliament. Now we are not allowing to agitate also. We want to give a memorandum to the President of India. Yesterday they stopped, today also they are stopping. This is totally undemocratic, contemptible. We will fight it against. बेरोजगारी सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाने की इजाजत मिले, लेकिन जब संसद में वो इजाजत नहीं मिल रही तो हम जाकर राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना चाहते हैं, उसकी भी इजाजत नहीं मिल रही हमें यहाँ से पुलिस लाइन में लेके जाया जा रहा है हर रोज। मेरा सरकार से सवाल है कि अगर विपक्ष को हर रोज सांसदों को पुलिस लाइन में लेके जाया जाएगा जब संसद, हम लगातार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि महंगाई पे चर्चा हो, खाद्य पदार्थों पे जीएसटी लगाने पे चर्चा हो, बेरोजगारी पे चर्चा हो, अग्निपथ पे चर्चा हो और केंद्रीय जांच एजेंसीज के दुरुपयोग सरकार द्वारा करने पे चर्चा हो। लेकिन इन मुद्दों पे चर्चा सरकार नहीं जा रही और हर रोज हम ये बात उठाते हैं तो हमारे मेंबर सस्पेंड किए जाते हैं और यहाँ से उठाकर हमें पुलिस लाइन में लेके जाया जा रहा है। अगर सांसदों का स्थान संसद में नहीं पुलिस लाइन में है, महंगाई और बेरोजगारी पे चर्चा यहाँ नहीं हो सकती, तो संसद का भवन क्यों बन रहा है नया? पुलिस लाइन बनवा दीजिए। देखिए, हमारी सीधी बात है कि ये पार्लियामेंट क्यों होता है, चर्चा का प्लेटफॉर्म है। हमारी मांग है कि जनता आज महंगाई से बहुत परेशान है, पेट्रोल डीजल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आओ चर्चा करो, हम हमारा मुद्दा उठाएंगे कि इसकी महंगाई के बाद राहत मिलनी चाहिए, उसकी जगह जीएसटी से और आप परेशान कर रहे हो। जवाब तो दो, अपने मित्रों को आप मालामाल कर रहे हो और दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हो। सारी सेंट्रल एजेंसीज लगा के आप अपोजिशन पार्टीज को टारगेट कर रहे हो। अग्निपथ पे चर्चा नहीं। गुजरात में जहरीली शराब से 45 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, उसके ऊपर वहां भाजपा की सरकार है, हफ्ता खाती थी, पैसे लेते थे। जो चर्चा करो तो ये चर्चा नहीं, संवाद नहीं और सस्पेंशन करते हैं, तो हमारे सांसदों के सस्पेंशन के खिलाफ भी हमारी आवाज है। और राज्यसभा में 19 लोग, अब और एक हो गया 20 लोग। तो जो सस्पेंशन ऑर्डर इश्यू था तो उसका विड्रॉ करने के लिए मैंने नोटिस दिया था रूल 256 सब क्लॉज 2 के तहत। तो वो यही कहता है कि सस्पेंड अगर 256 में होता है तो रिवोकेशन 2562 में होता है। तो इसीलिए मैं चेयरमैन से भी मिला, मैं हमारे वेणुगोपाल जी और हमारे जयराम रमेश जी और दूसरे साथी भी थे और अपोजिशन के फ्लोर लीडर्स भी वहाँ पर थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट यही किया कि आप जो सस्पेंड किए ये अच्छा नहीं है। डेमोक्रेसी में हम अपनी बात रखना चाहते हैं, महंगाई पे अपनी बात रखना चाहते हैं, जीएसटी पे अपनी बात रखना चाहते हैं। लगातार 8 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज को मान्यता नहीं दे रहे, समय नहीं दे रहे, डेट नहीं फिक्स कर रहे। इसीलिए आप इसको डेट दीजिए, समय दीजिए और हम बोलने के लिए तैयार हैं। उधर महंगाई के मामले और अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किए जाने के मामले पर हंगामा जारी है। कांग्रेस के कई लीडरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस जबरदस्ती उन्हें वैन में लेकर गई। 3 अलग अलग गाड़ियों में पुलिस उन्हें लेकर गई है। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि ऐवान में बात नहीं करने दिया जा रहा है और बाहर गिरफ्तार किया जा रहा है। ये हुकूमत की तानाशाही है।
सांसदों को जबरदस्ती पुलिस वैन में बिठाकर, इन्हीं वैन में बिठाकर विजय चौक से लेकर जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस वैन में ये केसी वेणुगोपाल, इमरान There is no democracy in this country now. No debate in the parliament. Those who want to debate, they will be suspended. This is what happening. Those who want to give a memorandum. ये देखिए, ये केसी वेणुगोपाल हैं जो कह रहे थे कि संसद में हमें बात करने नहीं दी जा रही है, हम यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये इनका सिलसिला जो है सांसदों को गाड़ियों के जरिए लेकर जाने का शुरू हो गया है। और अब ये दूसरी गाड़ी यहाँ से जा रही है सांसदों को लेके। ये देखिए, सब ये दूसरी गाड़ी में सांसद थे, वो भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और अब अपनी गाड़ी में मल्लिकार्जुन खड़गे वो यहाँ से जा रहे हैं, वो भी यहाँ से जा रहे हैं। अब देख सकते हैं, और दूसरी जो गाड़ियाँ हैं उसमें भी सांसद हैं। अब उन गाड़ियों को यहाँ से आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें सांसदों को बिठाया जा रहा है। जो लोग जो सांसद धरने पे बैठे थे उनको अब यहाँ से उठा लिया गया है। जो सिर्फ रह गए हैं सांसद, वो गाड़ी में उनको ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा है। और ये गाड़ी अब यहाँ से चलने वाली है। पुलिस वैन है, कुल 4 पुलिस वैन थी, जिसमें से 2 पुलिस वैन यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। बाकी अब ये तीसरी पुलिस वैन है जो रवाना हो गई है, सांसदों को लेकर यहाँ से चल रही है। ये आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि इसमें सांसद हैं। और इस गाड़ी में सबसे आगे लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी साहब आ रहे हैं। ये अधीर रंजन चौधरी साहब चाहते थे कि राष्ट्रपति से मुलाकात करके सारे बात रखे, लेकिन मौका नहीं देते। ये तानाशाही की सरकार, कोई बात बोलने की न सदन के अंदर न सदन के बाहर कहीं भी मौका नहीं देते, कहीं नहीं, न सदन के अंदर न सदन के बाहर कहीं हमारा बात रखने का कोई मौका नहीं देते। तो ये थे अधीर रंजन चौधरी, कह रहे हैं कि कहीं भी बोलने नहीं दिया जा रहा, न सदन के अंदर न सदन के बाहर। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से काफिला जो है सुरक्षा कर्मियों का भी है, पुलिस कर्मियों का भी है, वो निकल चुका है। सांसदों का जो कारवां है वो जा रहा है, पुलिसकर्मी है वो यहाँ से अब जा रहे हैं। करीबन सभी जो सांसद थे 3 वैन में अलग अलग गए हैं। उनको पूरी सुरक्षा व्यवस्था में आप देख सकते हैं कि इस तरह से कारकेड पूरा जो है सुरक्षा कर्मी पुलिस वैन के पीछे पीछे वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और जिसमें आपने सुना सभी सांसद जो कह रहे हैं कि लोकसभा के अंदर हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमें बाहर बोलने दिया जा रहा है, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। कैमरामैन रमेश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजवी, न्यूज़ 18। उधर बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कांग्रेस के सत्याग्रह पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि ये सत्याग्रह नहीं, सच छुपाने की कोशिश है। गांधी खानदान खुद को कानून से बालातर समझता है। सत्याग्रह नहीं है, ये असत्य के लिए आग्रह है। और सच बात तो ये है कि सत्य को ग्रहण लगाने की कोशिश है। यह विषय जो उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये न देश के लिए है आवश्यक, न ही पार्टी के लिए। ये एक परिवार को बचाने की एक कुत्सित प्रयास है और परिवार को ही बचाने का प्रयास चल रहा है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, उस घोटाले के बारे में एजेंसीज को जवाब देना ये उनकी आवश्यकता है और यही करने की आवश्यकता है। लेकिन यह परिवार अपने आप को देश से ऊपर, कानून से ऊपर समझता है, इसलिए इनसे कोई पूछे, हिमाकत करे कि इनसे कोई पूछे, ये इन्हें नागुजार है, यानी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ईडी के जुरिस्डिक्शन को अपहोल्ड किया गया है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के सामने विषयों को रखना ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार भी है और यही आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और जिस तरीके से एक परिवार को कानून से ऊपर समझने के जो कुत्सित प्रयास है, यह इस देश में चलने वाला नहीं। देश कानून से चलता है, देश नियमों से चलता है और नियम सबके लिए बराबर है और नियम का, कानून का जवाब देना ये सबकी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और ये परिवार, इनको नियम के अनुसार चलना चाहिए और कानून का जवाब देना चाहिए। कानून में सारे प्रावधान हैं।
आगे बढ़ेंगे। एमआईएम लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस के तर्ज अमल पर सवाल किया है। ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए हैं। एक ट्वीट में ओवैसी ने लिखा है कि पुलिस ने पंखुड़ियों की बौछार की है, कांवड़ियों का इस्तेमाल किया और कांवड़ियों का इस मौके पर इस्तकबाल किया गया, उनसे शफकत से पेश आए। एक और ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि कांवड़िए इतने जज्बाती हैं कि किसी मुस्लिम पुलिस एहलकार का नाम भी उन्हें बर्दाश्त नहीं। इस कद्र इम्तियाज़ क्यों? उन्होंने दरियाफ्त किया कि यकसानियत होनी चाहिए, एक से नफरत और दूसरे से मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक रूट डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों? अगर इन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के ओहदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है, गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप तो आप हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सबका साथ सबका विकास सब भी बकवास है। अगर सबका साथ है, सबका विकास है तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं, हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते हैं आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका? पर वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो बुलडोजर की बात आप नहीं। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी महीने में अमरोहा में जबरा गाँव में एक मदरसे को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही थी। अब बताइए ये क्या है? आप क्यों कर रहे हैं ये? आप तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना। भाई आपकी अगर भावना है तो क्या मेरी भावना आपकी भावना से कम है या मेरी भावना आपकी भावना ज़्यादा? सबकी भावना बराबर है। भारत में इस देश का कोई रिलीजन नहीं है, ये इसकी खूबसूरती है। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने रतन टाटा से मुलाकात की। एकनाथ शिंदे रतन टाटा की रिहाइशगाह पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। वजीर आला ने रतन टाटा को शॉल पेश किया। रतन टाटा ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का वजीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की। के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। मुल्क के जेलों में गलत इल्ज़ाम के तहत बंद अफराद के इंसाफ के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठने वाली है। किशनगंज बिहार से रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद इस मामले में प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में पेश करने वाले हैं। डॉक्टर जावेद ने कहा कि 3 महीने से ज़्यादा अगर किसी को जेल में रखा जाता है तो उसे मुआवजा मिलना चाहिए। डॉक्टर जावेद ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। बहुत से नौजवान जेलों में हैं जिनको गलत तरीके से जेल में डाल दिया गया है, कैद व सऊबत की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। अब उनकी आवाज़ पार्लियामेंट में उठने जा रही है क्योंकि किशनगंज बिहार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आने वाले हैं। हमारे साथ एमपी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या मसला है ये और इस पर आपका क्या सोच है, क्या फ़िक्र है? देखिए, कुछ बदलाव की ज़रूरत है। इस तरह नौजवानों को और गरीबों को और ख़ास करके दलितों अक़लियतों को जेल में डालना, और वही नहीं जो बुद्धिजीवी हैं जो सरकार के ख़िलाफ़ सही आवाज़ उठाते हैं उनको जेल भेज देना। अभी हाल में देखा होगा आपके एक कुलीग को जेल भेज दिया गया, उसके कबल भी कई लोगों को जेल भेजा जा रहा है। जो भी सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है उनको जेल भेज दिया जाता है खाना पूर्ति करने के लिए, और जब कोर्ट में कई महीनों के बाद या हफ्तों के बाद या सालों के बाद ये पता चलता है कि वो बेकसूर हैं, तो ये तो सरासर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। तो उसमें हमने ये प्राइवेट मेंबर बिल डाला है जिसमें उनको मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी का प्रावधान होना चाहिए, और जो एजेंसी उसको रॉन्गफुली इम्प्लिकेट किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसको इंक्वायरी होके उसके जो मुनासिब इंडियन पीनल कोड्स के हिसाब से सज़ा है उसको मिलनी चाहिए।
जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये बिल आप लेकर आ रहे हैं, ये कब लेकर आएंगे, और जो सज़ा और जवाबदेही की बात आप कर रहे हैं, तमाम तरह के कानून तो अब भी मौजूद हैं। नहीं, तो कानून मौजूद है तो उसका दुरुपयोग हो रहा है, कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, ना ही सरकारी नौकरी मिल रही है, ना ही जो एजेंसी उसको गलत तरीके से फ्रेम किया है उस पर कोई सज़ा हो रही है। तो ये बिल हमने बाकायदा पार्लियामेंट में दे दिया है और वो एक्सेप्ट भी हो गया। अब कब फ्लोर पे इंट्रोड्यूस होगा वो स्पीकर साहब की सेक्रेटेरिएट ही बता पाएगी, लेकिन ये हमारे तरफ से चला गया पार्लियामेंट। कंपनसेशन की बात है तो उसका आधार क्या होगा, किस तरह की चीज़ें आपने इस बिल में रखी हैं? आधार एक फाइनेंशियल इमीडिएट जो 3 महीने से ज़्यादा का ड्यूरेशन होगा उस पर एक रकम है जो इमीडिएटली मिल जाना चाहिए, और उससे ज़्यादा जो होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितना नुकसान हुआ है उसको, उसके फैमिली को, उसके मोहल्ले को या उसके रिश्तेदारों को, तो उसके पे तय करेगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर मोहम्मद जावेद, जिनका मानना है कि बहुत सारे नौजवान और ख़ास तौर से दलित, अक़लियत, आदिवासी जो नौजवान हैं उनको गलत तरीके से जेलों में डाला गया है, लेकिन जब वो बरी हो जाते हैं या उनको छूट जाते हैं तो फिर उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता है। इस मुआवजे को लेकर के वो एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आ रहे हैं। कैमरामैन बिनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब बात महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे की जानिब से कही गई कई बातों की तमाम मसाइल पर अपने ख्यालात का बरहमला इजहार इन दिनों महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। मुल्की और रियासती सियासत, मरकजी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल, अपोजिशन खेमे में बिखराव या फिर अपनों की बेरुखी, तमाम मुद्दों पर उद्धव ठाकरे बेलाग लपेट बातें कर रहे हैं। सामना को दिए खास इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कहा कि जमहूरियत में हमेशा जीत ही मिले, ऐसा नहीं हो सकता, हार जीत लगी रहती है। उन्होंने कहा कि कुर्सी आती है और जाती है, लेकिन देश रहना चाहिए। देश के लिए सभी पार्टियों को मिलकर काम करना होगा। अगर तमाम पार्टियां मिलकर मुल्क के लिए काम नहीं करती तो वो मुल्क की दुश्मन कहलाएंगी। उद्धव ठाकरे ने अग्निवीर स्कीम और मरकजी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर भी अपनी राय रखी, साथ ही इच्छा शक्ति को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही। इच्छा शक्ती जी आपण म्हणताय ती उद्धव ठाकरे एक प्रमुख विरोधी पक्षाचे नेते, आजचे शिवसेना प्रमुख, शिवसेना पक्ष प्रमुख म्हणून तुमच्याकडे आज आहे का? आहे, नक्कीच आहे। म्हणजे प्रश्न माझ्या एकट्याचा नाहीये, पण सर्व देशातील सर्व राज्यांनी एकत्र व्हायला पाहिजे। आणि माझं तर म्हणणं आहे की भारतीय जनता पक्षाने सुद्धा अधिक शत्रू न वाढवता एक ज्याला आपण आरोग्यदायी राजकारण म्हणतो आपण, चांगलं हेल्दी पॉलिटिक्स असं करावं। ठीक आहे ना, कोण विरोधी पक्षात असेल, आम्ही तर मित्रच होतो, 25-30 वर्ष आपण त्यांची सोबतीच होतो, तरी सुद्धा 2014 त्यांनी युती तोडली होती, कारण काही नव्हती। तेव्हा आपण हिंदुत्व सोडलेलं नव्हतं आणि आजही सोडलेलं नाही, पण तेव्हा तरी देखील भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेसोबतची युती शेवटच्या क्षणाला तोडली होती। कशाला? आम्ही मित्रच होतो तुमचे। काय मागत होतो तेव्हा? तर मी आत्ता सुद्धा 2.5 वर्षाचं मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेसाठी का मागत होतो आणि मागितलं होतं ते म्हणजे मी त्या सरत्या काळामध्ये माननीय शिवसेना प्रमुखांना वचन दिलं होतं की मी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करून दाखवेन। म्हणजे तसं बघितलं तर ते वचन अजूनही माझं अर्धवट आहे, कारण मी मुख्यमंत्री होईन असं नव्हतं बोललो। ते मला एक आव्हान स्वीकारावं लागलं होतं, कारण या सगळ्या गोष्टी ठरवल्यानंतर नाकारण्यात आल्या, म्हणून मला ते करावं लागलं। हो, पण फुटीरांचा तोच आक्षेप आहे। फुटीरांचा आक्षेप हाच आहे की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले। बरं झालो, कारण मी आता होऊन गेलेलो आहे। होय, बरोबर आहे, झालो। काय प्रॉब्लेम काय तुम्हाला? पण म्हणून तुम्ही ज्या बाळासाहेबांचा फोटो लावताय त्या बाळासाहेबांच्या पुत्राला गादीवरून खाली उतरवलं। इतके 2.5 वर्ष किंवा त्याच्या आधी सुद्धा एका भर सभेत त्यांनी राजीनामा दिल्याची क्लिप ती सुद्धा आहे ना। म्हणजे भारतीय जनता पक्ष कसा अत्याचार करतोय शिवसैनिकांवरती, ही ती क्लिप आहे, आणि मीच माझ्या समोर त्यांनी तो राजीनामा दिला होता। आता तो एकदम की शरद पवारांनी उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री करून शिवसेना संपवली। आज जे गावोगावी दिसतंय ते काय? गावोगावी दिसते ते काय? बरं, आधी भाजपा बरोबर सत्तेत किंवा युतीत होतो तेव्हा भाजपा त्रास देतोय, आता भाजपा त्रास देतोय आणि आपल्याला खोटं ठरवतोय, आपल्याबरोबर ठरवलेल्या गोष्टी नाकारतोय, म्हणून महाविकास आघाडीला जन्म दिला, तर काँग्रेस राष्ट्रवादीवाले त्रास देत आहेत। मग नेमकं तुम्हाला हवं तरी काय? नाही, माझाही हाच प्रश्न आहे की त्यांना नक्की काय हवंय? त्यांना त्यांची लालसा, स्वतःला मुख्यमंत्रीपद ते त्यांनी अत्यंत वाईट पद्धतीने मिळवलं आणि शिवसेना प्रमुखांबरोबर तुलना करायला लागले की ही आमची शिवसेना म्हणून।
हो, कारण शिवसेना प्रमुखांशी तुलना आपण म्हणजे तरी आणि हे बघितल्यानंतर मला नाही वाटत भाजप त्यांना पुढे कधी स्वतःच घेतील, कारण ते नाहीतर नरेंद्रभाईंबरोबर तुलना करायला लागतील स्वतःची आणि पंतप्रधान पद मागतील. कारण काय शेवटी ती एक लालसा अशी घाणेरडी असते ना, चटक. म्हणजे मला एका गोष्टीचं समाधान नक्कीच आहे की 2.5 वर्ष मी थेट मुख्यमंत्री होतो, पण मला सत्तेची चटक नाही लागली. तो सत्ता पिपासूपणा एकदा जर का रक्तात भिनला तर मग तुम्ही कोणाचे नसतात आणि कोणी तुमचं नसतं. तेच त्यांचं आज झालेलं आहे. उद्धवजी, आमदार गेले, आता काही खासदार गेले. हे गेल्या निवडणुकीत पडले असते तर काय झालं असतं? हे गेल्या निवडणुकीत पडले असते ते आता 2.5 वर्षांनी पडले असं मी समजतो. उद्धवजी, हे इतक्या मोठ्या प्रमाणात जेव्हा आमदार फुटतायत किंवा आपल्याला सोडून चाललेत, हे जेव्हा चित्र स्पष्ट झालं तेव्हा तुमच्या मनात काय भावना होत्या? माझ्या मनात हेच आलं की हे सगळे ह्यातले अनेक जण, त्यांनी किती काही म्हणू, मी भेटत नव्हतो. हां, ऑपरेशनच्या नंतरच्या काळात मी हलू शकत नव्हतो, तेव्हा भेटू काय शकणार होतो? म्हणजे माझे हातपायच हालत नव्हते. नाही, कारण नाही सांगतो पण इतर वेळेला हे आमच्या कुटुंबियासारखेच होते. तेच म्हणतोय मी. आणि निधी वगैरे म्हणाल तर त्या दिवशी अजित पवारांनीच सांगितलेलं की यानं. और संबित पात्रा इस वक्त मीडिया से खिताब कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं. संबित पात्रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं. आइए सीधे ले चलते हैं आपको उनकी प्रेस. माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में बैठक हुई. यह कार्यक्रम सरकार का है, किंतु भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, उसमें सहयोग कर रही है, क्योंकि यह कार्यक्रम हर भारतीय का है. और आज मैं जम्मू में भी अपील करता हूं कि प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक निवासी, प्रत्येक इंस्टीट्यूट या संगठन, हर कोई आगे बढ़े और किस प्रकार से हर घर हम तिरंगा फहरा सके, इसके विषय में सहयोग करें. यह जो कार्यक्रम है, यह जो अभियान है हर घर तिरंगे का, यह 9 तारीख से 9 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 तक मनाया जाएगा. इसको 3 कानखंड में बांटा गया है. 9 से 11 तक एक अवेयरनेस कैंपेन होगा. 9 से 11 अगस्त के बीच में टेलीविजन के माध्यम से, होर्डिंग्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में, और चूंकि मैं जम्मू कश्मीर में बैठा हूं, जम्मू में बैठा हूं, तो स्वाभाविक रूप से पूरे जम्मू में ये प्रचार कि आइए मिल करके हम अपने तिरंगे का सम्मान करें, आइए मिल करके हम हर घर तिरंगा फहराएं. ये 9 से 11 के बीच होगा. 11 से 13 के बीच प्रभात फेरी, उसके माध्यम से गांव-गांव, शहर-शहर, जिले में इस पावन काम को आगे बढ़ाने का मनसा जो है, उस मनसे को आगे बढ़ाया जाएगा. और 13 से 15 के बीच सभी घरों के ऊपर कैसे झंडा फहराया जा सकता है, सभी संस्थाओं के ऊपर कैसे झंडा फहराया जा सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अपितु आज इस बैठक में हम सब ने निर्णय लिया है, और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के प्रत्येक स्वयं सेवी संगठन, एनजीओज,
प्रत्येक संस्था, इंस्टीट्यूट और प्रत्येक इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से भी हर व्यक्ति, हर नागरिक को आज हम आह्वान करते हैं उनसे निवेदन करते हैं कि आइए हम सब मिलकर 13 अगस्त 2022 से लेकर 15 अगस्त 2022 के बीच हर घर तिरंगा फहराएं, ताकि यह जो आजादी का अमृत बेला है यह सफल हो सके और हम सब गर्व से कह सके कि हाँ, हम हिंदुस्तानी हैं, हम एक देश के हैं और भारत को किस प्रकार आगे बढ़ाना है उसकी चिंता हम कर सकें। आज का विषय यही था, इसी की बैठक आज मैं लेने आया था। पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में यह काम चल रहा है। इस कार्यक्रम और इस अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं और मैं हर किसी से निवेदन करूंगा, मैं मीडिया से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि मीडिया हमारा चतुर्थ स्तंभ है, उसके बिना लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता, कि आप लोग भी इस अपील को हमारे आगे बढ़ाइए ताकि हर घर तिरंगा ये जो कार्यक्रम है, ये जो अभियान है, ये सफल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्लैग कोड के विषय में भी अभी कविंद्र जी ने बताया कि फ्लैग कोड में अमेंडमेंट्स किए गए हैं और उस अमेंडमेंट में किस प्रकार से ससम्मान हम झंडा फहरा सकते हैं, इस विषय में भी भारतीय जनता पार्टी क्या संशोधन किया गया है यह भी जनता को अवगत कराएगी, ताकि हम झंडे को सम्मान भी दें और हम सम्मान के साथ झंडे को अपने घर पे फहराएं। बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न इसी विषय से हो तो पूछें। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी, तिरंगा लेकर हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट पिछले 10 दिन से लगातार प्रेस क्लब में बैठे हैं, क्या आप उनसे मिलने जाएंगे सर? देखिए, पहले तो मैं आज ये मौका लेता हूं, मेरे बगल में हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ दिग्गज कार्यकर्ता बैठे हैं। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने 25 जुलाई को जो कार्यक्रम किया, लाल चौक के ऊपर तिरंगा फहराने का, ये जो बाइक रैली निकाली, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रहे, ये अपने आप में अद्भुत था। मैं बहुत बधाई देता हूं, एक पॉलिटिशियन के नाते नहीं, एक हिंदुस्तानी के नाते, कि जो अनेकों वर्षों से सबकी मनसा थी उस मनसा को पूरा किया। जो बहन ने भी सवाल पूछा कि हर घर तिरंगा कैसे पहुंचे और तिरंगा का सम्मान कैसा हो,